Neeraj Chopra up next, the Olympic champion. India have never had a medal at the World Championships. Of course, he's got the Olympic gold. I would love to add World Championship gold here. Oh, Neeraj Chopra really like that. He looked brilliant in qualification. And that is another great throw from the Indian athlete. It was a foul in the first round. हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के एनालिसिस में। वेलकम टू करंट अफेयर, वेलकम टू एक्सप्लेन बाय कुश पांडे और आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन में। और आज की तारीख 29 ऑफ अगस्त। आपने अभी जो वीडियो देखा, दैट वीडियो वाज ऑफ द फाइनल्स जो कि खेले गए बुडापेस्ट में आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के, जहाँ पर जैवलिन थ्रो में, जिसमें दुनिया के 120 से अधिक देश पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि क्रिकेट से कई मायनों में एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल एक ओलंपिक स्पोर्ट है। उस स्पोर्ट में फिर से हमारा नाम रोशन किया है नीरज चोपड़ा ने। उनकी बात करेंगे, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी की बात भी करेंगे जहां पर अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, और थर्ड नंबर की बात भी करेंगे। लेकिन वो सब आगे, उन सबको डिस्कस करने से पहले एक बार ज़रा आज की बड़ी खबरों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर दोस्तों है, नीरज चोपड़ा हैज़ बीन क्राउंड वर्ल्ड चैंपियन। दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जो आ रही है, दैट वन सेकेंड, यस, दैट हेडलाइन गाइस इज ओबिचुरी है आपकी, और वो है इंडियन इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम है आपका जयंता महापात्रा, उनका देहांत हुआ है। इसके बाद स्पोर्ट्स में मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है लगातार अपनी नवी फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री, वो जीते हैं डच ग्रांड प्री के, और इनफैक्ट उन्होंने 2013 के सेबास्टियन वेटल का जो स्ट्रीक था ऑफ 9 कंसेक्यूटिव विंस, उसको बराबर किया है। उसके बाद मिस इंडिया दीवा या मिस दीवा इंडिया कंपटीशन हुआ, जिसकी विनर्स को दिया जाता है मौका टू पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया इन द मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट। तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, एक एक्ट्रेस हैं, श्वेता शारदा चंडीगढ़ से, शी हैज़ वन दिस पेजेंट। ये इवेंट आपका बॉम्बे में हुआ, उनकी हम बात आगे करेंगे, बम्बई में हुआ सॉरी, एंड वहाँ पर उन्होंने इस इवेंट को आपका जीता है। फिर ओणम की शुभकामनाएं सबको, स्पेसिफिकली टू ऑल माय फ्रेंड्स इन केरला। मेरे को केरला बहुत पसंद है क्योंकि मैं मूवी बफ हूँ, और मलयालम सिनेमा इज़ द बेस्ट सिनेमा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। और मैंने बहुत सारी मूवीज़, चाहे फहाद फासिल की हूँ, चाहे वो दुलकर सलमान की हूँ, अभी एक मूवी आई है आपकी RDX, ज़रूर देखिएगा, वो सारी, उन सबको मैंने देखा हुआ है। और ओणम की आप शुभकामनाएं, इसकी बात भी आप आगे करेंगे। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लाडली बहना स्कीम में चेंज किया है। इस पर्टिकुलर स्कीम में उन्होंने जो फाइनेंशियल एड है उसको 250 रुपये अधिक करके 1250 रुपीज़ पर मंथ विमेन बेनिफिशरीज़ के लिए कर दिया है। इंडिया में और इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन कॉमर्स में एक चीज़ देखी गई है कि जो राइस है, ख़ास तौर पे जो बासमती राइस है, उसका एक्सपोर्ट पर काफ़ी रेगुलेशन आए हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे भी, सितंबर 2022 में ब्रोकन राइस पे आए थे, फिर अभी इस साल आपकी जुलाई 20 को नॉन बासमती राइस पे आए थे, और अब बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। अगर $1200 पर टन से कम का प्राइस एक्सपोर्ट में ऑफर किया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर राइस को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार उसको इलीगल घोषित करेगी। इंटरनेशनल बात करें तो पेरू जो कि एक एंडियन कंट्री है, वहाँ पर एक 3000 साल पुराना एक प्रीस्टली टूम, जहाँ पर एक प्रीस्ट का जो उसके रिमेन्स है वो भी पाए गए हैं, और ये पेरू के अंदर पाए गए हैं। ये वही साइट है जहाँ पिछले 3 से 4 सालों में कई सारे ऐसे रिमेन्स को पाया गया है। फिर अमेरिकन मिलिट्री ने एक नया काम किया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बेसिक बात बताऊँ तो चाइना मिलिट्री और अमेरिकन मिलिट्री आपस में टसल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो ताइवानीज रीजन है, ताइवानी सी का रीजन है, उसको कंट्रोल करने को लेकर। और इसी कड़ी में अब AI रोबोट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इन इट्स आर्टिलरी, इन इट्स एयर कॉम्बैट, जहां पर अमेरिकन मिलिट्री ने अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जो है फॉर एरियल कॉम्बैट, उसके लिए उसको इंट्रोड्यूस किया है। उस रोबोट का नाम क्या है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, सारी बात हम आगे करेंगे। फिर ये एक छोटी सी खबर है, UAE की जो मिनिस्ट्री है ऑफ हेल्थ, उसने एक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है स्पेसिफिकली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ताकि उनका मेंटल, फिजिकल और सोशल जो उनका वेलबींग है उस पर फोकस किया जाए। फिर दोस्तों इंडिया और ग्रीस अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अब वो रणनीतिक साझेदार हैं। ये बड़ा कदम है बिकॉज ग्रीस काफ़ी समय से इंडिया को सपोर्ट करता आया है इंटरनेशनल मुद्दों पर, कई मुद्दों पर, इसकी बात भी आगे करेंगे। और दोस्तों केरल की बात हम कैसे फिर से ना करें, क्योंकि
कि ओणम के दौरान एक फोक आर्ट फॉर्म है, एक फोक आर्ट डांस है जिसका नाम है सीताकली, उसकी भी काफ़ी चर्चा पिछले 3-4 दिनों में हमने दोस्तों देखी है। G20 समिट में एक समिट हुआ था आपका, कल्चरल समिट, जो कि हुआ था वाराणसी में। वहाँ पर एक समा बांध दिया था एक मल्टीनेशनल ट्रू ने, एक मल्टीनेशनल एक परफॉर्मेंस ने, जिसमें 29 G20 के जो मेंबर्स और इनवाइटी कंट्रीज़ हैं उनके म्यूजिशियंस ने, उनके सिंगर्स ने जो है वो इस इवेंट में एक ट्रिब्यूट दिया था, एक परफॉर्मेंस किया था जिसका नाम था सुर वसुधा। उसकी बात भी आगे करेंगे। फिर दोस्तों वो शुभ घड़ी आ गई है। मैंने आपको कल बताया था कि आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 वो लॉन्च किया जाएगा एंड उसकी डेट 2 सितंबर है। तो टाइम नोट कर लीजिए, 11:50 AM है जिस टाइम पर जो है उसका इनॉग्रेशन आपका दोस्तों जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो उसको देखते हुए पूरी खबर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों बनी हुई। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, 1 मिनट। तो उसकी खबर भी यहाँ पर आपको दोस्तों जो है वो देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आज माफ़ करिएगा फॉर द स्पेलिंग, वो हम आगे चेक कर लेंगे, लेकिन हाँ, तो वो यहाँ पर बड़ी खबर आपके सामने दोस्तों जो है वो बनी हुई है। 1 मिनट। चलिए, हाँ, उसके बाद दोस्तों जैसे हमने बताया आज का दिन मतलब 28 अगस्त को, आज के दिन जनधन योजना के 9 साल पूरे हो गए थे और इसी मौके पर कई सारे डेटा आए हैं। मैंने कल आपको डेटा बताया भी था कि कितने करोड़ डिपॉजिट होल्डर्स हैं, कितने लाख करोड़ आपके अकाउंट में पैसे हैं। उसी कड़ी में अगर हम रुपे कार्ड की बात करें, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर ऑफर किया जाता है जनधन अकाउंट्स में, इस खास तौर पे, तो 33.98 करोड़, इतने करोड़ रुपए कार्ड इशू किए गए हैं अंडर दी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अंदर इतना करोड़ रुपए कार्ड इशू किए गए हैं। दोस्तों रुपए को आपका डेवलप किया है NPCI ने, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी पर काम करती है और NPCI के मद्देनजर सारा काम होता है और बेसिकली इट्स अ कंपटीशन ऑफ मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। और इंडिया में तो खैर रुपे कार्ड ने पछाड़ दिया है काफ़ी बड़ी मात्रा में इन दोनों ही कार्ड नेटवर्क्स को। तो उसी कड़ी में 33.98 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं अंडर जनधन योजना। फिर दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात कर ही रहे थे, हमने बात की थी नीरज चोपड़ा की। 2 और चीज़ों की बात करना सही है। पहला है भारत की 4x400 मीटर का जो मिक्स 4x400 मीटर्स की जो मेंस रिले टीम है, इट हैज़ फिनिश्ड अ कमेंडेबल 5th पोजीशन इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। उन्होंने एशियन रिकॉर्ड भी जो सेमीफाइनल्स थे या जो लास्ट हीट्स थी उसमें ब्रेक किया था। उसके अलावा यूपी की पारुल चौधरी, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन द 3000 मीटर स्टीपल चेज, वो भी उन्होंने फाइनल्स में किया, जो कि आपकी बुदापेस्ट में ये चैंपियनशिप आपकी खेली जा रही है। उसकी बात भी आगे आपके सामने करेंगे। फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबर पे आगे बढ़ते हैं। तो फॉक्सकॉन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनफैक्ट एप्पल फ़ोन्स, एप्पल प्रोडक्ट्स को बनाने का जिम्मा इनको ही दिया जाता है, जो कि ताइवानीज़ बेस्ड है, लेकिन इसका मैक्सिमम असेट सेल होते हैं चाइना में। उन्होंने बिड किया है, उनके फाउंडर ने, जिनका नाम है टेरी गाओ, उन्होंने दोस्तों बिड किया है टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। अगर ऐसा होता है तो इट विल बी अ कंसिडरेबल प्रो चाइना चेंज, बिकॉज टेरी गाओ, जैसे मैंने पहले बताया, फॉक्सकॉन का मैक्सिमम बिजनेस चाइना एंड अदर कंट्रीज में आता है। तो जाहिर सी बात है टेरी गाओ जो है वो ये गुस्सा नहीं करने देंगे चाइना को। तो उनका आना अभी आए नहीं है, ही हैज़ अनाउंस्ड कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अगर बनते हैं तो जो जियोपॉलिटिक्स है स्पेसिफिकली ताइवानी स्ट्रेट में, वो आपकी काफ़ी बदल जाएगी। फिर दोस्तों आज के दिन, मतलब अगर आज 28 तारीख कल आप वीडियो देखोगे, तो एक 100 रुपए का कॉइन अनवेल किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये NTR जो तारका राव साहब, जो लेजेंडरी फिगर हैं आंध्र प्रदेश के, और उन्होंने 7 साल एज अ चीफ मिनिस्टर भी गवर्न किया था आंध्र प्रदेश को 3 टर्म्स में। और एक लेजेंडरी एक्टर, मतलब अगर अमिताभ बच्चन हैं हमारे साइड, तो तेलुगु इंडस्ट्री में इनसे बड़ा कोई एक्टर नहीं पैदा हुआ। तो उनकी बर्थ सेंटेनरी पर, उनकी सभी वर्षगांठ पर एक 100 रुपए का कॉइन जो है उसको अनवेल किया गया है। और आज के दिन 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। आज का दिन बर्थ एनिवर्सरी है ध्यानचंद जी का, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और आज के दिन ही दोस्तों उसे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे मनाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी, अब खबरों पे जल्दी जल्दी चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी खबर है, फ्रांस ने ऐलान किया है
कि अबाया ड्रेस को खास तौर पे उन स्कूल्स में जो सरकार चलाती है, उन स्कूल्स में अबाया ड्रेस को अलाउ आपका नहीं किया जाएगा। अब एक सवाल आया, अबाया ड्रेस है क्या? आपके सामने स्क्रीन पर है, ये अबाया ड्रेस है और ख़ास तौर पे इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिलाएं इसे पहनती हैं और इस ड्रेस को अब अलाउ नहीं किया जाएगा इन द स्टेट रन स्कूल्स इन फ्रांस। ऐसा एक अपडेट फ्रांस के मिनिस्ट्री ने यहाँ पर दोस्तों दिया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेकर या फिर अगर मैं कहूँ रिलीजियस परिधानों को लेकर, रिलीजियस अपैरल्स को लेकर, ना सिर्फ इस्लाम धर्म में बल्कि इनफैक्ट कैथोलिक का जो रिलीजियस उनके अपैरल हैं या उनके जो अलग अलग रिचुअल्स हैं उनको लेकर काफ़ी कड़ा, काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहा है। बिकॉज 2004 में उसने हेड काफ्स होते हैं स्कूल्स में, उनको बैन लगाया था। इनफैक्ट 18-19 सेंचुरी में जो कई सारे कैथलिक रिचुअल्स होते हैं, कैथलिक पैरल्स होते हैं, उन पर बैन लगाया था। 2010 में उन्होंने एक फुल फेस वेल्स को भी बैन लगाया था, जिसको लेकर वहाँ का जो एक 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था एंड दे वर एंग्री अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिक्टेट। और अब फिर से एक और खबर आई है कि जो अबाया ड्रेस है उसको स्टेट रन स्कूल्स में अलाउ नहीं किया जाएगा बाय द फ्रांस गवर्नमेंट, और ऐसा फ्रांस ने यहाँ पर दोस्तों कहा है। अब आइए ज़रा एक बार फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस जियोपॉलिटिकली कैसे इंपॉर्टेंट है और इसका जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले बेसिक काम करते हैं। फ्रांस के एक साइड आपका है एंड आपके एक साइड आपका है यूके और फ्रांस के बीच, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये गलत है। फ्रांस और यूके के बीच जो एक चैनल है, जो खाड़ी है, जो एक चैनल है, उसका नाम इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल जो है ये डिवाइड करता है फ्रांस को, जो आपका फ्रांस यहाँ पर सदर्न आपका जो यूके है और जो नॉर्दर्न फ्रांस है उसको डिवाइड करता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका नॉर्थ सी आता है। नॉर्थ सी खास तौर पे फिशरीज़ के लिए, खास तौर पे ऑयल पेट्रोलियम के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट यूरोपियन नेशंस के लिए नॉर्थ सी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। नॉर्थ सी का से ही आके बीच में आपका आता है स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो कि लिंक करता है नॉर्थ सी को, इंग्लिश चैनल को, टू द अटलांटिक ओशन। बिकॉज नॉर्थ सी जो है वो अटलांटिक ओशन का एक उसका हिस्सा है और उसको लिंक करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके नीचे कल चलें तो बे ऑफ बिस्के है। बिस्के एक डिस्ट्रिक्ट है स्पेन का और इसीलिए इसका नाम बिस्के रखा गया है। बे जनरली क्या होता है, बे कोस्ट का एक ऐसा हिस्सा होता है सी के तट पे, जो कि एक कर्व फीचर देता है उस लैंड फॉर्म को। तो यहाँ पर ये देखिए कर्वेचर यहाँ पर बन रहा है और इस कर्वेचर में जो ये जो आपका बे है उसका नाम है द बे ऑफ बिस्के। सिमिलरली गाइस अगर हम बात करें इसके नेबर्स की तो एक साइड इसका नेबर है स्विट्जरलैंड, जिसका कैपिटल बर्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और करेंसी फ्रैंक है। फिर आपका जर्मनी है, कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यहाँ की आपकी यूरो है। फिर आपका बेल्जियम है, ब्रसेल्स कैपिटल है और करेंसी यहाँ की भी दोस्तों आपकी जो है वो यूरो बताई जाती है। तो ये पूरा एक हिस्सा है जो कि फ्रांस का हमने आपके सामने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। मैं माफ़ी मांग चाहता हूँ, अगली बार से ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये मेरी गलती है, माफ़ कर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नीरज चोपड़ा बने हैं वर्ल्ड चैंपियन इन जैवलिन थ्रो। इन्होंने थ्रो किया, इनका जो इवेंचुअल विनिंग थ्रो था वो था 88.17 मीटर्स का। ये थ्रो से ये 0.35 मीटर्स या 35 सेंटीमीटर्स से his throw was better than the Pakistani javelin thrower अशर नदीम, जिनका थ्रो था 87.82 मीटर्स का। वहीं चेक रिपब्लिक के जो जैकब वाल्डेज है उनका थ्रो था 86.67 मीटर्स का। इस वजह से ये बने हैं पहली बार वर्ल्ड चैंपियन। पिछली बार यूजीन में जहाँ पर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, उसमें ये सेकंड नंबर पे आपके आए थे और अब इन्होंने पहली बार जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड। इनफैक्ट ही इज द फर्स्ट एवर इंडियन मेन और वुमेन एथलीट एवर जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल दोस्तों जो है वो जीता। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जैसे मैंने पहले बताया ये एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। इसके अलावा कई और उम्मीदें हमारी बढ़ रही हैं एथलेटिक्स में, बिकॉज एथलेटिक्स में हिस्टोरिकली हम काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे एथलीट्स ने बेहतर परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल 4x400 मीटर्स की जो रिले टीम है उस टीम के मेंबर्स हैं मोहम्मद आनस याहिया, अमोल जैकब,
मोहम्मद द अजमल वरियतौड़ी और राजेश रमेश, जिसमें सबसे एक्सपीरियंस हैं आपके आनस याहिया और सबसे यंग हैं राजेश रमेश। इनकी चौकड़ी ने हमें बहुत गौरव, हमें बहुत प्राइड फील कराया है, बिकॉज हमने ना सिर्फ एशियन रिकॉर्ड ब्रेक किया बल्कि हम टॉप 5 फिनिश किए इन द फाइनल्स ऑफ द 4 क्रॉस 400 मीटर्स रिले, जहां पर याहिया साहब केरला से हैं, जेकब दिल्ली से, अजमल साहब केरला से हैं, राजेश रमेश आपके तमिलनाडु से हैं। इनके अलावा पारुल चौधरी जो कि वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने स्टीपल चेज में नया रिकॉर्ड बनाया। शी हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन द स्टेपल चेज इवेंट, और वहाँ पर दोस्तों उन्होंने दोस्तों जो है हमें काफ़ी ज़्यादा प्राउड किया है, तो उनका नाम भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। वापस आते हैं और रिले टीम की बात करते हैं। तो रिले में इंडिया 5th पे रही, यूएसए ने गोल्ड जीता नंबर 1 पे, सेकंड पे रहा फ्रांस और थर्ड पे आपका ब्रिटेन रहा इन द 4 क्रॉस 400 मीटर रिले। जैसे ही वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म होने वाली है, हम उस पर अलग से एक वीडियो आपके लिए कर देंगे जहां पर डिटेल में हम आपको बता देंगे किसने क्या क्या जीता है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एक स्पोर्ट से, एथलेटिक्स से, अब फॉर्मूला 1 की ओर। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने 9th कंसेक्यूटिव टाइम जीता है फॉर्मूला 1 रेस। ही हैज़ वन द डच ग्रांड प्री, और जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ही हैज़ इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ सेबास्टियन वेटल 2013, जहां पर लगातार 9 बार उन्होंने भी फॉर्मूला 1 रेस जीती थी, और अब यही रिकॉर्ड इक्वल किया है मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन नंबर 1 पे रहे, फर्नांडो अलोंसो नंबर 2 पे रहे, एस्टन मार्टिन ड्राइव करते हैं, और पियरी गैस्ली की टीम का नाम है अल्पाइन, वो रहे नंबर 3rd पे। ओवरऑल रैंकिंग्स में ड्राइवर्स में नंबर 1 वर्स्टैपन है, सेकंड पे सर्गियो पेरेज हैं, दोनों ही रेड बुल से हैं, और फर्नांडो अलोंसो जो कि आपके एस्टन मार्टिन के ड्राइवर हैं वो 3rd नंबर पे हैं। कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में, मतलब जो टीम चैंपियनशिप है, उसमें नंबर 1 पे रेड बुल है विद अ मार्जिन ऑफ 540, सेकंड पे मर्सिडीज 255 एंड थर्ड पे एस्टन मार्टिन है एट 215 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले जो 13 रेसेस हुई हैं उनमें किसने क्या क्या जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन है, टोटल में इन्होंने 11 रेस, टोटल में इन्होंने 10 से 11 इन्होंने ये रेस जीती हैं, जहां पर बहरीन, ऑस्ट्रेलियन, मियामी, मोनाको, स्पेनिश, कनेडियन, ऑस्ट्रियन, ब्रिटिश, हंगेरिया, बेल्जियन और डच, ये ग्रांड प्री जीते हैं, और जो रिमेनिंग 2 ग्रांड प्री थी वो जीती है सर्गियो पेरेज ने, इनके ही टीम के हैं, सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री एंड अजरबैजान ग्रांड प्री। तो इस बार भी मेरे को लगता क्या नहीं है, इट इज़ नाउ कन्फर्म कि इस बार फिर से अपने चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे मैक्स वर्स्टैपन, और लुइस हैमिल्टन जो कि कई लोग के फेवरेट्स हैं, उन्हें फिर से इस साल खाली हाथ जाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया आपको, ओणम का त्यौहार शुरू हो चुका है, ओणम फेस्टिवल आपका स्टार्ट हो चुका है। आइए ज़रा ओणम की बात करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है केरल के लोग को दे हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट व्हाट इज़ ओणम। इनफैक्ट केरल के जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनको भी आइडिया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरे भारत को बताने की कि ओणम फेस्टिवल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले बेसिकली ये एक फेस्टिवल है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये वो समय होता है जब हार्वेस्ट होता है केरला के अंदर, और इस समय ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है द होम कमिंग ऑफ द असुरा किंग महाबली हु ब्रॉट अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन केरला। केरला के राजा महाबली को मतलब एक कहानी भी इस पे आगे बताऊंगा मैं आपको। उनकी जो होम कमिंग होती है उनको याद करते हुए, उनको रिजॉइस करते हुए केरल में ओणम फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। टाइम क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने पहले बताया, ये फेस्टिवल आपका जो चिंगम मंथ होता है ऑफ द केरला कैलेंडर, चिंगम मंथ में दोस्तों इसे मनाया जाता है, और ये फर्स्ट मंथ होता है इन दी मलयालम कैलेंडर, जैसे मैंने पहले कहा। और ये उन 3 फेस्टिवल्स में से एक है जिसको धूमधाम से मनाया जाता है केरल के अंदर। इनमें पहला फेस्टिवल आपका ओणम है, फिर विशु और फिर तिरुवतीरा। इन 3 फेस्टिवल्स को धूमधाम से केरल में हम मनाते हैं। फिर बात करें ड्यूरेशन की, तो 10 दिन का ये फेस्टिवल रहता है, ठीक है। फर्स्ट डे ओणम कहा जाता है आपका आथम, और लास्ट डे कहा जाता है आपका तिरुवनम। यहाँ पर कई और आपके इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पोक्कलम जो कि फ्लावर रंगोलीज का इवेंट है, फिर वलमकली जो कि आपका एक बोट रेस है, देन पुलिकली जो कि टाइगर डांस है, कुमतिकली मास डांस है, और ओनातल्लू जो है वो एक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म है। तो ये सारे हाइलाइट्स हैं ओणम फेस्टिवल के। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गॉड वर्सेस डीमन की स्टोरी पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जनरली हम भगवान को पूछते हैं, हम भगवान को पूछते हैं, फॉर एग्जांपल जो भगवान उनको पूछते हैं, लेकिन
यहाँ पर असुरा किंग महाबली को ही भगवान माना गया है। एक कहानी ऐसी कही जाती है कि केरल एरिया के उस पर्टिकुलर प्रांत के उस पूरे जहाँ के राजा थे महाबली, और वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो यज्ञ कर रहे थे और एक छोटा बच्चा आता है और उनके यज्ञ के पास आता है और वो उनसे भिक्षा मांगता है कि मुझे कोई भिक्षा दो, कुछ ज़मीन दो। जो और उनका उस बच्चे कहना होता है कि जितना मेरा आकार, जितना मेरा जहाँ तक मैं रीच है मेरी, वहाँ तक मुझे तुम एरिया दो। और उनका एरिया, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो विष्णु जी का रूप होते हैं, उनका एरिया, उनका आकार, उनका डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब कोई एरिया बचता नहीं है महाबली को देने का उस बच्चे को, उस विष्णु रूपी बच्चे को। और अंत में वो कहते हैं कि आप मेरा सर ले लीजिए, मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। और इससे खुश होकर महाबली को बोलते हैं कि तुम यहाँ से दूसरी दुनिया में जाओ। और वो फिर प्रस्थान करते हैं। ही ट्रांसेंड्स फ्रॉम दैट दुनिया, फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू, मतलब हेवन ही होगा या फिर अलग दुनिया में जाते हैं। तो अब तो ओणम वो फेस्टिवल है जब ऐसा कहा जाता है कि वो उस दुनिया से, उस नियर डेथरल दुनिया से वो वापस आते हैं धरती पर, और इसीलिए ओणम फेस्टिवल को जो है वो मनाया जाता है। तो ये पूरी कहानी है ओणम फेस्टिवल की। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो केरला फ्रेंड्स हैं, मेरे जो मलयाली फ्रेंड्स हैं, वो इसको अग्री करेंगे। कुछ अगर गलती हुई माफ़ करिएगा, इसको आगे मैं करेक्शन कर दूंगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। फिर चलते हैं फ्रॉम केरल टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें लोग प्यार से मामा कहते हैं, वो अपनी बहनों के लिए, जिनको वो राखी बांधते हैं, जो उनको राखी बांधती, सॉरी, उनके लिए उन्होंने जो लाडली बहना स्कीम है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अगर हम बात करें लाडली बहना स्कीम में चेंज क्या हुआ है, तो पहले 1000 रुपीज़ पर मंथ का एक फाइनेंशियल सपोर्ट था महिलाओं को मध्य प्रदेश के अंदर, और उसको इंक्रीज करके अब 1250 करोड़ रुपीज़ का जो है वो सपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 30% रिजर्वेशन था गवर्नमेंट जॉब से महिलाओं को, उसको बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। साथ ही साथ जो कुकिंग सिलेंडर्स हैं वो भी उन्हें अगस्त के महीने में प्रोवाइड किए जाएंगे एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 450, और रीज़न दिया गया है सावन का महीना है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े उन्होंने अनाउंसमेंट्स यहाँ पर किए हैं। अब सवाल बनता है कि इनमें क्या सारी महिलाएं आती हैं मध्य प्रदेश की, तो उसका आंसर है नहीं। एनी वुमन जिसकी एज 23 से लेकर 60 ईयर्स के बीच है, जिसकी एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपीज़ से कम है, या उसके पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन है, तो उसे ये बेनिफिट मिलेगा, जहां पर 1250 रुपीज़ पर मंथ उसे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया था, अभी किया, पहले भी किया था, कि इसको वो इंक्रीज करके 3000 रुपीज़ पर मंथ करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि हर महीने 10,000 रुपये मंथ का इनकम विमेन जो है वो जनरेट करें, वो उनको मिले, ताकि वो लखपति या वो महिलाएं जो हैं वो लखपति हो जाएं। ये एक सोच इस योजना की भी है। अब दोस्तों बात करें इस योजना के बजट की, तो इसका बजट है 8000 करोड़ का, और इसमें से 3628.85 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी विमेंस महिलाओं को, बेनिफिशरीज को हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब सवाल बनता है कि ऐसा एमपी में क्यों हो रहा है, क्या हर स्टेट में होता है? तो ऑनेस्टली आंसर है हाँ, कुछ हद तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा तो असम में एक स्कीम का नाम है अरुणोदय स्कीम, जिसका सेकेंड फेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वहाँ पर भी जो फीमेल हेड्स ऑफ स्टेट हैं, फीमेल हेड्स ऑफ फैमिली हैं, उनको पैसा मिलता है। लेकिन एमपी में कुछ अलग बात है। एमपी में टोटल में 230 असेंबली सीट्स हैं, इनमें से एटलीस्ट 18 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर जो नंबर ऑफ विमेन वोटर्स हैं, या जो पॉपुलेशन विमेन की है वो आपकी ज़्यादा है दैन द मेन। इनफैक्ट जो कई एरियाज है जैसे कि बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अलीराजपुर या झाबुआ, वहाँ पर महिलाओं की संख्या, वोटर्स की संख्या मेल वोटर से ज़्यादा है। तो इसका एक ऑब्वियस सी बात है, इसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट भी ऑब्वियस सी बात है। तो उसको देखते हुए पूरा ये योजना को और इंक्रीज किया गया है। फिर जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, जो बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट को चेक किया गया है। इनफैक्ट उसके एक्सपोर्ट को बैन आपका दोस्तों जो है वो कर दिया गया है। उसको लेकर ये योजना जो है वो आपकी यहाँ पर बनाई गई है। तो अब सवाल बनता है कि योजना का बेसिक सार है क्या। देखिए, अब ये जो योजना आपकी है दैट इज़ टू कीप बासमती राइस इन चेक, उसमें कहा यह गया है, इसको फिर से स्किप कर दीजिएगा, मेरी तरफ से गलती हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगेन।
तो इस योजना का मेन सार ये है, इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन कॉन्सेप्ट ये है, इस बैन का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट प्राइस है अगर वो $1200 पर टन से कम का है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, जो प्रोड्यूसर है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एंड उसको हम इलीगल शिपमेंट के तौर पे मानेंगे। ये एक अपडेट उन्होंने यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपका दिया है। नंबर 1, अगर हम बासमती राइस की ही बात करें, कंटिन्यूस पे करें, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर दिया है टू दी APEDA, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि आप ये इंश्योर करें कि ऐसा ना हो सके। आप इस बात को क्लियर कट देखें कि ऐसा कोई एक्टिविटी ना हो जिसमें कि जो एक्सपोर्ट है बासमती राइस का उसका वैल्यू पर टन $12 से कम का हो। ये नंबर 1। और मिनिमम प्राइस क्या है, जैसे मैंने पहले बताया $1200 पर टन का। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, ब्रोकन राइस पर ऑलरेडी एक बैन है, एक लिमिट तक सितंबर में लगा है, और नॉन बासमती राइस पे भी बैन लगाया गया था 20 जुलाई को इस साल, बिकॉज डोमेस्टिक प्राइसेस जो नॉन बासमती राइस की है उसमें इंक्रीज आ गया था, उसकी वजह से उस पर भी यहां पर बैन जो है वो आपका दोस्तों लगाया गया है। फिर चलते हैं, हम चलते हैं पेरू की ओर। अगर आपको याद होगा, मैंने कुछ अलग अलग चैनल्स पे पढ़ाया भी था, वहाँ मैंने बताया था आपको कि पेरू एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर हम बात करें धरोहर की या एंशिएंट हिस्ट्री की, तो कई सारे वहाँ पर एविडेंसेस, कई सारे वहाँ पर रिमेन्स पाए जाते हैं। उसी कड़ी में एक 3000 ईयर ओल्ड प्रीस्टली टूम को वहाँ पर एक्सकवेट किया गया है, जहाँ पर उस एरिया में एक प्रीस्ट के रिमेन्स पाए गए हैं जो कि उल्टा लेटा हुआ है और एक पोजीशन में है ऐसे, और उसको वहाँ पर अनर्थ किया गया है। तो ये टूम जो है बेसिकली बनाया गया है उस प्रीस्ट के लिए, ऑनर किया गया है टू द रिलीजियस लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। बेसिकली उस एरिया का नाम रखा गया है आपका द प्रीस्ट ऑफ पैको पैम्पा। बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पर वो ऐसा आर्कियोलॉजिकल जोन है जहाँ पर ये टूम पाया गया है। और अगर हम ऑफिशियल्स की बात माने तो प्रीस्ट को बरी किया गया था यहाँ पर अंडर 6 लेयर्स ऑफ ऐश, उसमें ब्लैक अर्थ मटेरियल मिक्स किया गया था। और इस टूम के अलावा कई और सिरामिक बाउल्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सिरामिक बाउल्स ये पाए गए हैं। इसके अलावा सील्स पाए गए हैं और ये सारी चीज़ें टूम के आसपास अपर एज या फिर लोअर एजेस में उन चीज़ों को पाया गया है। तो पेरू में एक प्रीस्टली टूम जिसका नाम रखा गया है द प्रीस्ट ऑफ पैको पैम्पा, वो वहाँ पर अनर्थ पेरू के अंदर आपका दोस्तों किया गया है। सिमिलरली हम बात करते हैं अमेरिका की। जो अमेरिकन मिलिट्री है, इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन इट्स एयर डिफेंस, इन इट्स एरियल कॉम्बैट। उन्होंने एक AI रोबोट को अटैच किया है विथ इट्स एयरक्राफ्ट्स। ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है द XQ-58A वॉल्कायरी एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, ये इस एयरक्राफ्ट का नाम है। और ये इस एयरक्राफ्ट के बारे में खास बात यह है कि ये मैनुअल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें AI रोबोट को ऐड किया जाएगा जो कि एक विंगमैन की तरह उस पायलट को हेल्प करेगा और अटैक्स को अवॉइड करने में, डिफेंस करने में और ऑटोमेटेड अटैक करने में भी वो जो AI रोबोट है वो हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है, इट विल बी रन बाय AI और ये एक एज क्रिएट करेगा AI की वजह से। और इससे जो उसकी रेस चल रही है चाइना के साथ कि कौन बेटर होगा एरियल कॉम्बैट में, उसमें एक एज मिल जाएगा USA को। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने पहले बताया, ये जो आपका एयरक्राफ्ट है इसमें एक रॉकेट इंजन होगा जिसमें उसी रॉकेट इंजन में आपका AI को एनेबल किया जाएगा और ये आपका आराम से जो एयरक्राफ्ट है आराम से फ्लाई कर सकता है टू द एंटायर विथ ऑफ चाइना। जो भी विथ है आपका चाइना का, उसको जो सी चौड़ाई है उस पूरी चौड़ाई को ये कवर कर सकता है ये एयरक्राफ्ट, इसमें एक खासियत है। साथ ही साथ ये AI ऑटोमेट करेगा, खुद के दम पे वो कैरी कर सकता है मिसाइल एयरक्राफ्ट के जरिए और विजुअल रेंज के बियॉन्ड अटैक भी वो ऑटोमेटिकली वो कर सकता है। बेसिकली देखो यहाँ पर कीवर्ड है आपका वॉल्कायरी। वॉल्कायरी एक पेंटागन जो वहाँ का डिफेंस आर्म है उसका एक ब्रेन चाइल्ड है, जहाँ पर कोशिश की जा रही है कैसे हम सस्ते दामों पर एयरक्राफ्ट को बनाएं, आर्टिलरी बनाए या एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए, जिससे कि हम अपने अटैक, अपने जो बजट है उसको कंट्रोल कर पाएं। साथ ही साथ कैसे हम AI को यूज करके जो हमारे पायलट्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको हेल्प कर सकें और एक एज ले पाएं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री डिफेंस। तो उसको लेकर वॉल्कायरी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। तो उसका एक एयरक्राफ्ट है जिसमें इस AI रोबोट को आपका ऐड किया जाएगा।
तो बेसिकली इसका यूसेज क्या रहेगा कि ये एक सप्लीमेंट होगा. देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड एज विंगमैन या फिर को पायलट, जो कि हेल्प करेगा उस पायलट को इन इन द वॉरफेयर. उसके लिए इसका यूज किया गया है. इसके मिशन की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, एआई को मिक्स करना विद द जेट सेंसर्स और इवेल्युएट करना एनिमी थ्रेट को, डिफेंड करना उससे, और आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम ह्यूमंस. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है और ऐसा कई आरोप लगे हैं, ऐसे कई डाउट्स आते हैं कि एआई खुद से वर्क करता है. तो यहां देखिए लिखा हुआ है आफ्टर गेटिंग अ ह्यूमन साइन ऑफ, दैट इज एक ह्यूमन की रजामंदी के बाद, उस पायलट के एक्सेप्टेंस के बाद वो दे कैन मूव इन फॉर द किल. ठीक है, तो उसका भी यहां पर काम इस ये जो आपका एआई रोबोट है इस एयरक्राफ्ट में वो कर सकता है. मैं दावे से कह सकता हूं ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जब मोदी जी न्यूज़ में नहीं आएंगे. ऑब्वियसली बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. दोस्तों, उन्होंने और ये खबर 1 से 2 दिन पहले की है, लेकिन इसकी पूरी जो खबर है वो आज बनी है, तो मैंने आज इसको डिस्कस किया है. मोदी जी ग्रीस गए हुए थे ब्रिक्स समिट के बाद फ्राइडे को. उसके बाद वो हम सब जानते हैं बेंगलुरु आए थे और वहाँ पर उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट को का जो नाम है वो नाम दिया था. तो फ्राइडे को जब वो गए थे आपके ग्रीस में, एंड इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया जो कि वहाँ पर गए थे इन अ गैप ऑफ 40 ईयर्स. मतलब 4 दशक पहले कोई गया होगा, अब 40 साल के अंदर वो पहले पीएम इंडिया के हैं जो वहाँ पर गए थे. तो वहाँ पर जाने के बाद इंडिया और ग्रीस ने जो पार्टनरशिप है, जो उनके रिश्ते हैं, उसको बेहतर किया है. नाउ इंडिया एंड ग्रीस गाइस आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स. इसकी घोषणा भी इसी इवेंट में आपकी दोस्तों की गई है. सो इंडिया ग्रीस जो है दे हैव अपग्रेडेड देयर रिलेशंस टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और उसके लिए उन्होंने प्लेज किया है कि वो जो उनका ट्रेड है उसको भी डबल कर देंगे, जो उनका बायलैटरल ट्रेड है, बाय 2030. मतलब आने वाले 5 से 6 सालों में अपने ट्रेड को वो डबल करने वाले हैं. इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा डायलॉग का इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और ग्रीस के सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच. फॉर एग्जांपल, इंडिया के जो अजित डोवाल हैं जो एनएसए हैं, वो और जो ग्रीस के एनएसए हैं उनके बीच एक इंस्टीट्यूशन डायलॉग बनेगा, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको लेकर लगातार डिस्कशंस होते रहे. ग्रीस की बात करें तो ग्रीस पिछले कुछ दिनों में इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज अगर आपको याद होगा तो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ब्राइट स्टार में. ब्राइट स्टार इंडिया की एक्सरसाइज है जो कि एक इंटरनेशनल ट्राई सर्विस मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है जो कि कायरो में स्टार्ट हुई है. वहाँ पर ग्रीस भी मौजूद है, सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, यूएसए भी है, इंडिया भी है. उस वजह से ग्रीस न्यूज़ में है. इसके अलावा अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट्स किए हैं इस विजिट के दौरान, जो डिफेंस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में किया गया है. ग्रीस उन देशों में से एक है जो इंडिया के साथ कंटिन्यूसली स्टैंड करता है ऑन द कश्मीर इशू. इट हैज कंटिन्यूसली सपोर्टेड इंडिया ऑन द कश्मीर इशू. और इंडिया और ग्रीस के बीच जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज आया है. पहले आपका ट्रेड था $507 मिलियन का 2016-17 में, जो कि अब आपका 2022-23 में बढ़कर $1.94 बिलियन आपका हो चुका है. तो ये डेस्टिन था, ये बट ऑब्वियस था कि आगे चलकर इंडिया ग्रीस का जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो होना ड्यू है. आगे चलकर हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया और ग्रीस का एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हो सकता है, जो कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ है या फिर यूएई के साथ है. तो उसकी संभावना भी आगे चलकर हो सकती है. अब ये जो आपके सामने हो रहा है बेसिकली इट इज दी सीताकली डांस, और ये ओणम फेस्टिवल के दौरान ही आपका दोस्तों जो है वो कराया जाता है, और ये अभी न्यूज़ में है. सीताकली डांस बेसिकली एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि कराया जाता है फ्रॉम देसिंग गनाद केरला में, और ये ओणम फेस्टिवल के दौरान खासतौर पे कराया जाता है. बेसिकली जो दलित आर्टिस्ट हैं फ्रॉम द वेदा एंड द पुलाया कम्युनिटी वो इसको करते हैं.
और इसकी स्टोरी ये है कि सीता यात्रा या जो सीता कली जो है बेसिकली जर्नी है फ्रॉम वन यात्रा, मतलब जब वो एग्जाइल पे गई थी टू द फॉरेस्ट टू द अंदर धनम, दैट इज द डिसेंडेंट टू द इनटू द अर्थ, जब वो धरती के अंदर समा गई थी, उस तक की पूरी कहानी को फीचर करती है, जिसमें कई सॉन्ग्स हैं, कई आपके फास्ट मूवमेंट्स हैं, एक पूरी एक स्टोरी टेलिंग है उसकी। और बेसिकली इसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो गंजीरा हो, मणिकट्टा हो, चिरटा हो, काईमानी इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है। तो सीताकली जो एक फेस्टिवल, जो एक फोक आर्ट फॉर्म है, वो केरला से बिलोंग करता है। एग्जामिनेशन में चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, पीएससी दे रहे हो, या फिर बैंक एसएससी एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है, पीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है, और अलग अलग एग्जाम्स में आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी ये दोस्तों आपका जो है वो आ सकता है। तो सीताकली डांस को मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब ये जो आपके सामने है दैट इज दी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो कि है एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट, जो कि इंडिया, जो कि G20 कल्चर मीटिंग में हुआ था, जो मीटिंग आपकी हुई थी इन वाराणसी, वहाँ पर ये एक आपका इवेंट हुआ, इसका नाम है सुर वसुधा, और उसी को लेकर ये जो आपका एक इवेंट है उसे किया गया था। इनफैक्ट मोदी जी ने इसकी तारीफ भी की है कि कैसे 29 G20 मेंबर्स एंड इन्वाइटीज़ जो हैं, टोटल जो कंट्रीज़ हैं और इन्वाइटी मेंबर्स जो हैं, उनके अलग अलग सिंगर्स ने इनके में एक साथ आपका जो है वो दोस्तों यहाँ पर परफॉर्म आपका किया था। तो उसको देखते हुए ये परफॉर्मेंस किया गया था, और सवाल आपसे बन सकता है कि वो परफॉर्मेंस आपका दोस्तों कौन सा है, तो उसको देखते हुए ये इवेंट आपका किया गया है। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के होमवर्क पे, जो कि आपके सामने ये रहा। कौन सा वो पहला देश है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून? पहला क्वेश्चन। Who is the head of the steering committee formed to draft the national curriculum framework for school education, that is the NCFSE? कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने डेवलप किया है अस्त्रा इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल को। किस इंडियन कंपनी ने साइन किया MOU विद स्कोडा ग्रुप फॉर अ जॉइंट वेंचर प्रोड्यूस कंपनी फॉर इंडियन रेलवे एंड पब्लिक मोबिलिटी? और वर्ल्ड का पहला स्पॉटलेस जिराफ किस देश में पैदा हुआ है? तो इन सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे एक लिमिटेशन है आपके साथ डिस्कशन करने की, तो चाहे वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट्स हो, लेटेस्ट करंट अफेयर्स बाइट्स हो, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। इसको आप चाहें तो स्कैन कर लीजिए, और गूगल लेंस से स्कैन कीजिएगा या कैमरा स्कैन कीजिएगा, आप इजीली फिर मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो उसके लिए ग्रुप का नाम है एक्सप्लेन्ड बाय कुश पांडे, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलो करना है तो वहाँ पर जो भी मेरे लाइफ के अलग अलग अपडेट्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, इटर्नल ऑप्टिमिस्ट वर्ड के नाम से, ठीक है। तो विद दिस गाइस वी शैल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल के दिन, मुलाकात करेंगे आज के दिन एक और बात, बिकॉज आज हम आपके लेकर आएंगे आदित्य L1 मिशन का सारा अपडेट भी और साथ साथ उसकी पूरी जानकारी, ताकि आपको एज अ जिम्मेदार नागरिक आपको पता हो ये मिशन है क्या, इसके सारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसके सारे अपडेट्स क्या क्या हैं, उन सारी की जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस।